नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जो कि भोजन वाली इकाई से ही आता है। पाठ का क्रमांक है 3 और पाठ का शीर्षक है भोजन समूह। तो हम लोग, आपको पता है, इसको वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपके साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पर लगता है कि कुछ मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप बोल सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशली अलग से अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती तो समझा दूंगा। साथ साथ आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भोजन समूह क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग हर दिन बहुत सारे प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध दही फल, अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। शरीर की कोशिकाओं का, शरीर की ऊतकों का, उनका पुनर्निर्माण हो, मतलब दोबारा से उनको बनाना हो, क्योंकि रोज़ कुछ कोशिकाएं हमारी मरती रहती हैं और उसकी जगह पे नई पैदा होती रहती हैं। तो उनका पुनर्निर्माण हो, चाहे शरीर का निर्माण हो। एक बच्चे की जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है तो उसके शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही बहुत सारे रोग होते हैं जिनसे लड़ने की जो शक्ति है वो हमको देता है कौन? भोज्य पदार्थ देते हैं, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारे प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए ताकि हमें स्वस्थ रहने के लिए जो भी पोषक तत्व आवश्यक हैं वो मिलते रहें, ठीक है ना, प्राप्त हो सकें। तो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर जो भोजन होता है उसको हम 3 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर मिलने वाले पोषक तत्व हैं, उसके हिसाब से हम भोजन को 3 समूहों में वर्गीकृत कर लेते हैं और इन्हीं तीनों समूहों को मिलाकर भोजन समूह बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से भोजन होते हैं वो 3 समूह? सबसे पहला जो कार्य है उसको है ऊर्जा देने वाले भोजन। तो ऊर्जा देने वाले भोजन हम एक तरफ रखते हैं। फिर होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, ये अलग समूह होता है एक। और तीसरा समूह होता है विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन। विनियामक का मतलब है जो कि आपके शरीर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और प्रतिरक्षात्मक का मतलब होता है जो आपके शरीर को, जो रोग हैं, जो बाहरी वायरस हैं, ठीक है ना, बाहरी जीवाणु हैं जो आपके शरीर पे जो परजीवी हमला करते हैं, उनसे रक्षा करते हैं आपके शरीर की, ठीक है ना। तो ऐसे भोजन का समूह। तो 3 प्रकार के समूह हो गए: ऊर्जा देने वाले भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन और विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन। तो अगर हम इनको देखें, इसके अंदर कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो सबसे पहला जो वर्ग है जो कि है ऊर्जा देने वाले भोजन का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेनली हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है और जो फैट होता है उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो इसमें कौन कौन से भोजन होते हैं? अनाज और फैट्स जैसे कि घी, ठीक है ना, और शर्करा, ठीक है ना, शुगर जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है शरीर का निर्माण करने वाले। तो शरीर का निर्माण करने वाले कौन कौन से भोजन हैं? शरीर का निर्माण करने वाले भोजनों में आप अगर देखोगे, ठीक है, तो शरीर का निर्माण करने वाले भोजनों में है प्रोटीन हो गया, दालें, दूध, मांस तथा मुर्गी। इन चीज़ों से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन बहुत मात्रा में दालों में उपलब्ध होता है, दूध में उपलब्ध होता है, मांस में होता है और मुर्गी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में आपको प्रोटीन की बहुत सारी मात्रा मिल जाती है। हम पढ़ चुके हैं पहले इस बारे में। तीसरे नंबर पे आते हैं विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हैं विटामिन तथा खनिज, जो कि पोषक तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हम शरीर का रेगुलेशन करते हैं। शरीर की प्रतिरक्षात्मक जो कार्य प्रणाली है उसको हम सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो उसमें आपको कहाँ से मिलते हैं विटामिन और खनिज, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं फल और सब्जियों से,
ठीक है ना। या तो आप फल और सब्जियां खाइए, नहीं तो आपको फिर विटामिन की या जो मिनरल्स हैं इनकी गोलियां खानी पड़ती होंगी। आपने देखा होगा आपके आसपास में लोग विटामिन ए, विटामिन बी इस चीज़ की गोलियां खाते होंगे, या फिर कैल्शियम की, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की गोलियां, आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये जो विटामिन और खनिज हैं ये बहुतायत में फल और सब्जियों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 भोजन समूह होते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे भोजन, विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो प्रत्येक भोजन पदार्थ का अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इन्हें विभिन्न भोजन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अभी हमने 3 देखे थे, मोटा मोटा कार्य के हिसाब से जो वर्गीकृत कर दिया था हमने 3 समूह में। इसी हिसाब से 5 भोजन समूह प्रणाली बनाई गई है, और इन्हें विभिन्न भोजन समूह में जो खाने होते हैं उनको, जो फूड है, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको 3 समूहों में, उनको 5 भोजन समूह प्रणाली में विभाजित किया गया है। तो ये जो समूहन है, ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं, वो उनके जो पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। पौष्टिक तत्व के आधार पर ये हम बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, उस आधार पर। तो ये कौन कौन से हैं, जो 5 हैं। पहला जो भोजन समूह है वो है अनाज, दूसरा है दालें और फलियां, तीसरा है दूध, अंडे तथा मांस के उत्पाद, चौथा है फल और सब्जियां, और 5वां और आखिरी है वसा और शर्करा। तो ये जो 5 भोजन समूह प्रणाली है, इसके अंदर हम इन 5 जो अलग अलग प्रकार के भोजन समूह हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो समूह है वो है अनाज का। तो अनाज में दालें भी सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना, और उनके उत्पाद भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं, जो जो खाने के पदार्थ हैं इसके अंदर, सबसे पहले चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चावल, ठीक है, चावल की कन्नी, चावल के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो, गेहूं का आटा, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इन भोज्य पदार्थों में आती हैं। इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व हमको प्राप्त होते हैं अनाज की जो समूह है उसके अंदर से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन बी मिलता है, लौह तत्व मिलता है और रेशा मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख पौष्टिक तत्व हैं ये हमको अनाज से प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात आता है दूसरा भोजन समूह, वो है दालें और फलियां। इसमें बहुत सारे प्रकार की दालें आप खाते होंगे, अपने भोजन में आपके सम्मिलित रहती होंगी। कौन कौन सी, जैसे चने की दाल, ठीक है ना, काले चने, हरी मूंग, मसूर, चाहे वो साबुत हो या धुली हो, मूंग, ठीक है ना, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां आदि, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी फलियां भी आती हैं, सेम की फली होती है, ठीक है ना। बहुत सारी फलियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इनमें कौन कौन से प्रमुख पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है जिससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आपको प्रोटीन मिलता है जिससे आपको उसके शरीर का निर्माण होता है, विटामिन बी मिलता है, ठीक है ना, जो कि आपका प्रतिरक्षात्मक प्रणाली में काम आ सकता है, जो रेगुलेशन में काम आता है, शरीर को चलाने में काम आता है। लौह तत्व, ठीक है ना, लौह तत्व के बारे में हमने पहले पढ़ा था। लौह तत्व से हमको क्या मिलता है, लौह तत्व हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने में काम आता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रमुख पौष्टिक तत्व जो दालों वाला भोजन समूह है उसमें पाए जाते हैं। अगला जो भोजन समूह है वो है दूध, अंडे तथा मांस आदि के उत्पाद। तो ये इसमें कौन कौन से भोजन पदार्थ शामिल होते हैं, कौन कौन से खाने हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, लस्सी। तो ये सब तो आ गया दूध में, दूध और दूध के उत्पादों में। और मांस, मुर्गी, लीवर, मछली, अंडा, ये सब आ गया जो नॉन वेज हम चीज़ें खाते हैं, जैसे अंडे तथा मांस उत्पाद में। तो इससे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले इसमें मिलता है रेशा। तो रेशा अपने आप में एक पौष्टिक तत्व तो नहीं है, लेकिन हमारे खाने की डाइजेशन में, ठीक है ना, जो हमारा खाने को जो सरलता से जो पेट के अंदर चलाता है, आंतों के अंदर ले जाता है, उस सब काम में रेशा बहुत काम आता है, ठीक है ना। रेशे की एक बहुत अहम भूमिका होती है। फिर इसमें प्रोटीन मिलता है, इसमें वसा मिलती है, विटामिन बी मिलता है, कैल्शियम, विटामिन ए, बहुत सारे प्रकार के विटामिन से मिलते हैं। साथ में प्रोटीन, वसा और विटामिन ए की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन वाली चीज़ है ये हमको मिलती है कहाँ से, प्रोटीन, वसा और विटामिन ए मिलते हैं मांस, मुर्गी, लीवर, मछली और अंडा से, ठीक है। इस प्रकार से ये बात हो गई तीसरे भोजन समूह की, जो कि था दूध, अंडे तथा मांस उत्पाद। चौथा भोजन समूह जो कि है
सब्जियां, फल और सब्जियां। तो फल और सब्जियों में तो आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, नारंगी, तरबूज, सेब, इस तरीके से। ऐसी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे बथुआ, पालक से, ठीक है ना, सरसों, मेथी। ऐसे ही अन्य सब्जियां जैसे बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, फलियां, आलू, ठीक है ना, गोभी, बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इनसे हमको क्या पौष्टिक तत्व मिलते हैं? फल और सब्जियों आदि से हमें विटामिन ए, विटामिन सी और रेशे। ऐसे ही हरी पत्तेदार सब्जियों से हमको मिलते हैं विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन। आयरन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। अगर किसी में आयरन की कमी होती है तो उसको हम कहते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। और जो अन्य सब्जियां हैं जैसे आलू वगैरह, आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब, इनसे कार्बोहाइड्रेट तथा रेशे हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई चौथे भोजन समूह की। पांचवा और आखिरी भोजन समूह जो कि है वसा और शर्करा, फैट एंड शुगर। इसमें क्या है? इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं, मक्खन, घी, हाइड्रोकृत ऑयल, ठीक है ना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जिसको बोलते हैं, हाइड्रोकृत तेल, मूंगफली का तेल, सरसों और नारियल का तेल, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब वसा के स्रोत हैं, ठीक है ना, इनसे वसा प्राप्त होती है हमको। बहुत अनेक प्रकार के जो तेल होते हैं उनसे हमको फैट मिलता है, ठीक है ना। और शर्करा यानी कि शुगर हमको कहाँ से मिलती है? चीनी से मिलती है, गुड़ से मिलती है, शहद से मिलती है, ठीक है। तो ये जो आपका वसा है, इससे हमको क्या मिलते हैं? पौष्टिक तत्व मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और शर्करा से हमको मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा की पूर्ति होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पांचों भोजन समूह हमने देख लिए। अब एक एक करके जो इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अभी जब हमने बात की कि बहुत प्रकार के हमने भोजन समूह देखे, जैसे कि फल सब्जियों से हमको विटामिन और खनिज ये सब चीज़ें मिलती है, दूध अंडे से हमें पोषक तत्व मिलते हैं प्रचुर मात्रा में। तो अगर हम भोजन के किसी एक ही समूह से खाली भोज्य पदार्थ खाएंगे तो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको जो पांचों भोजन समूह हैं उनसे अपने भोजन में पांचों में से कुछ ना कुछ सम्मिलित करना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर की समग्र जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही भोजन समूह से चीज़ें खाते चले जाएंगे, ठीक है ना, वो एक बैलेंस डाइट नहीं होगी। आपको अगर संतुलित भोजन लेना है तो उसमें आपको पांचों जो भोजन समूह हैं उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो सम्मिलित होने चाहिए। तो अब बात करें भोजन समूह की विशेषताओं की, तो अनाज से शुरू करते हैं। पहला भोजन समूह हमने अनाज पढ़ा था। तो अनाज जैसे चावल, गेहूं तथा मक्का, ये हमारे आहार के मुख्य घटक हैं। हमारे आहार में जो मेन मात्रा होती है, ठीक है ना, मुख्य मात्रा जो होती है वो अनाजों की शामिल होती है, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए 200 ग्राम खाना खाते हैं तो उसमें से हमको कम से कम 170 से लेकर 180 ग्राम तक हमारे खाने में अनाज ही होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अनाज हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। भोजन में ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है ना। साबुत अनाज और दालों में व्यापक मात्रा में रेशा तत्व होता है, ठीक है ना। रेशा हमने बात की थी, जो कि पोषक तत्व तो नहीं है, किंतु एक स्वस्थ पाचन तंत्र जो है उसको बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। तो रेशे का एक अपना अलग महत्व है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी, ठीक है। तो जब अनाज को दालों और सब्जियों के साथ मिलाया जाता है तो हमारे आहार की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे अब अगर आप कभी भी सब्जी वगैरह है, जैसे सब्जी के साथ अगर आप खाएंगे तो आपके, क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि एक ही भोजन समूह से आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आप केवल अनाज के बेस पे ही जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। आपको जो पौष्टिक तत्व हैं दूसरे भी, वो भी उनकी ज़रूरत भी होती है। तो जब अनाज को आप दालों और सब्जियों के साथ खाते हैं, आपने देखा होगा कि आप केवल रोटी तो खाते नहीं, रोटी के साथ दाल और आपकी सब्जी भी रहती है, तो उसके साथ जब आप खाने को मिला लेते हैं तो आपके आहार की जो पौष्टिक गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी किताब में दी हुई है कि आपको अनाज कैसा खाना चाहिए। आपको आजकल कहते हैं कि अगर अच्छा पाचन आपको रखना है तो आपको मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज क्यों खाना चाहिए? क्योंकि मोटे अनाज में व्यापक मात्रा में रेशा तत्व होता है, ठीक है ना, जो कि एक अच्छे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है दालें और फलियों की, ठीक है ना। तो दालें और फलियां जैसे अरहर, उड़द, राजमा, चने की दाल, ठीक है ना, मूंग की दाल, ये सब क्या है?
ये हमारे खाने में, भारतीय भोजन में स्पेशली जो इंडियन फूड है उसमें प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। हम लोग जो इंडिया में हैं अधिकतर लोग शाकाहारी, ठीक है ना, आप कह सकते हैं अधिकतर लोग जो है हम लोग शाकाहारी थे, पहले भी शाकाहारी थे। तो जो भारतीय भोजन है उसमें प्रोटीन के मुख्य स्रोतों में दालें और फलियां शामिल हैं। तो जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए अगर प्रोटीन की कमी पूरी करनी होती है उनका शरीर की, तो उनको दालें और फलियां लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो दालें आपको पता ही है, और साथ साथ दालों में न केवल प्रोटीन होता है बल्कि इनमें विटामिन बी, कैल्शियम और लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत में होता है, ठीक है। प्रोटीन की गुणवत्ता तथा मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक आहार में दालों और अनाज के साथ सब्जियों को मिलाते समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। और दालों की जो गुणवत्ता है, प्रोटीन की गुणवत्ता है, उसको अनाजों के साथ मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको मिलाते समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर भोजन में आपको विविधता लानी है तो उसमें सोयाबीन को मिलाया जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। कई लोग इस मिसकंसेप्शन में होते हैं कि मांस में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन मांस से भी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर भोजन में आपको विविधता लानी है तो उसमें सोयाबीन को भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। अब आती है अगला टॉपिक, वो है जो अगला अनाज समूह है, भोजन समूह है, वो है दूध, अंडे तथा मांस के उत्पाद। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध सर्वोत्तम तथा संपूर्ण आहार माना जाता है। कुछ समय तक बच्चे केवल दूध पर ही रहते हैं और उनके लिए कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। और दही और पनीर में भी ये सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। दही और पनीर आपको पता है ये दूध के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, दूध से ही बनते हैं। पनीर में जो अतिरिक्त पानी होता है, ठीक है ना, वो जो पानी होता है उसको आप कई बार जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें पानी निकलता है, तो उस पानी को अधिकतर निकाल कर फेंक दिया जाता है। लेकिन जो ये पानी होता है इसमें न केवल पानी वाटर होता है, इसमें साथ साथ कुछ विलायक पोषक तत्व भी बह जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि इस पानी का प्रयोग आप दाल बनाने या रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने में कर सकते हैं। तो ये जो पोषक तत्व है ये बाहर नहीं बहेंगे, ये आपके ही शरीर में चले जाएंगे। अगर आप उसको दाल बनाने में या फिर रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंथते हैं उसमें अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वो प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है ना, वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अगली बात आती है अंडों की। तो अंडे में विटामिन सी को छोड़कर केवल विटामिन सी नहीं होता है, उसके अलावा लगभग सारे के सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो मांसाहारी भोजन है उसमें अच्छी किस्म के प्रोटीन, विटामिन ए तथा विटामिन बी के ये अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना, जो मांसाहारी भोजन होते हैं। इसके बाद आती है, तो जो मांसाहारी भोजन की बात कर ली, मांसाहारी भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। मांसाहारी भोजन में आपका मांस हो सकता है, ठीक है ना, चिकन आप खाते होगे वो हो सकता है, फिश या मछली, ठीक है ना, वो भी शामिल हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हो गई मांसाहारी भोजन में, ठीक है ना। दूध, अंडे और मांस के उत्पाद की बात हो गई। अब है चौथे भोजन समूह की हम बात करें तो वो है फल और सब्जियां। तो फल और सब्जियां आपने बहुत खाते हैं, हम लोग अक्सर अपने खाने में हमारे शामिल होते हैं। तो फल जो होते हैं जैसे संतरे, मौसमी, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला और अमरूद, ठीक है ना, उसमें वो सस्ते फल होते हैं और इसमें भी विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो रसीले फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। पीले फलों में कैरोटीन होता है, जैसे कि पपीता हो गया, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये शरीर में प्रवेश करने के पश्चात विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर की विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी जैसे ही रोग भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार आपका जो कॉर्निया है वो खराब भी हो सकता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो केला जो होता है, केला भी एक फल है, वो लौह यानी कि आयरन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। सभी फलों में रेशा तत्व व्यापक मात्रा में पाया जाता है जो कि एक अच्छे पाचन तंत्र में सहयोगी होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था, कई बार आपकी बात कर चुका हूँ कि रेशा यानी कि फाइबर की ज़रूरत हमारे शरीर के जो पाचन क्रिया है उसके लिए, उसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है।
सूखे फलों में, जैसे कि जो इनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम वगैरह, इनमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है और फाइबर होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरी बात करें अगर हरी पत्तेदार सब्जियों की, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी बहुतायत में होता है। इनको अपने दैनिक आहार में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से हरी पत्तेदार सब्जियों को, ठीक है। और जो अन्य सब्जियां हैं जिनमें कि आलू, शकरकंदी, सलगम, गाजर, ये सब चीज़ें जो हैं, जो जिनको जड़ सब्जियां भी कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। इससे हमको हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, जैसे कि आलू और गाजर जिनकी बात करी। दैनिक आहार में अगर विविधता लानी है, अलग अलग कुछ की, क्योंकि अगर आप एक जैसा खाना रोज खाते हो, ठीक है ना, तो आप क्या हो सकते हो, बोर हो सकते हो। तो आपको ज़रूरी है कि आप डिफरेंट, यानी कि विविधता लाएं अपने खाने में, डिफरेंस लाएं, कुछ वैरायटी लाएं। तो वैरायटी के लिए, स्वाद के लिए और रंग जो है, जो ये अन्य सब्जियां हैं ये उपलब्ध कराती हैं, और इनमें रेशा तत्व भी होते हैं, ये जैसे कि फलियां, बैगन, घिया, टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में वैरायटी लाती हैं, ठीक है। अगला है वसा और शर्करा। ये सबसे अंतिम जो भोजन समूह है वो है 5वां भोजन समूह है। तो वसा और शर्करा में क्या होता है, जैसे मक्खन, घी, तेल, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये सारे भारत में उपयोग किए जाने वाले नॉर्मल वसा हैं, ठीक है ना, जिनसे हमको सामान्य रूप से फैट की प्राप्ति होती है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो वसा होता है वो ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत है। तो सांद्र स्रोत का मतलब है कि इसमें जो एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। तो थोड़े से 1 ग्राम वसा से ही आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्राप्ति हो जाएगी, जितने की आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से नहीं होगी, ठीक है। तो वसा की कुछ मात्रा की आवश्यकता हमें रोजाना अपने आहार में होती है, ठीक है ना। ये क्यों होती है, ये इसलिए भी होती है क्योंकि कई सारे जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिनों को लेने के लिए, उनको हमारे शरीर में ले जाने के लिए, शरीर में सही तरीके से उन विटामिनों को एब्जॉर्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में वसा की मात्रा भी उपलब्ध रहे, ठीक है ना। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। फिर चीनी, गुड़ और शहद जो है, ये मीठे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में शर्करा यानी कि शुगर, या जो शुगर देते हैं, ठीक है ना, जो कि एक भोजन समूह है अलग, वसा और शर्करा वाला। इसमें जो शर्करा है वो हमको चीनी, गुड़ और शहद से मिलती है, और ये हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो शर्करा है, इसकी बात भी हमने कर ली, वसा और शर्करा की, तो इनका भी अपना एक महत्व है, ठीक है ना। ये जो इसके अतिरिक्त जो हम चीनी खाते हैं, ज़्यादा हम चीनी खाते हैं अगर, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो जो एनर्जी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितनी भी हम अतिरिक्त चीनी खाते हैं वो वसा में परिवर्तित हो जाती है और हमारे शरीर में एकत्र हो जाती है और हमें मोटा बना देती है। इसलिए हमारे को डॉक्टर आजकल बोलते हैं कि कम मात्रा में ही शर्करा का सही हमको सेवन करना चाहिए। शर्करा और वसा का केवल कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, केवल उतना ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इस पार्ट में, ठीक है ना। तब तक ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में आपसे फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।